जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। आज हम जीवन के कुछ भयानक टाइप के धोखों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे ताकि समय रहते उस पर हम विश्लेषण कर सकें। एक मामूली से जानवर से दुनिया का मालिक बनने तक के सफ़र में हमने क्या पाया और क्या खोया। आज हम खुश हैं या परेशान? क्या चीज़ नहीं है आज इंसानों के पास, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों है? युवल नोआ हरारे की बुक सेपियंस हमें क्या बताती है, उसे आज समझने का प्रयास करेंगे। आहार श्रृंखला में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था जब हम सभी होमो सेपियंस थे, क्योंकि आहार श्रृंखला के शीर्ष पर तो शेर थे और हाथियों से हम पंगा नहीं ले सकते थे क्योंकि हम डरते थे। कंदमूल, फल फूल और छोटे जानवरों का शिकार करके जीविका चलता था। होमो सेपियंस के एवोल्यूशन के दौरान ही यूरोप में निएंडरथाल और एशिया के होमो इरेक्टस भी थे। फिर हाल के दिनों में हमने कोरोना वायरस का म्यूटेशन के संबंध में खबरें सुनी होगी। उसी तरह उस समय भी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे डीएनए में छोटा सा बदलाव होता है जिसने मानव के दिमाग में एक्सीडेंटल म्यूटेशन की शुरुआत की, जिसे युवल नोआ हरारे ने संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहा। उसी बदलाव की श्रृंखला में आज एक मामूली से जानवर से इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में इंसान ने अपने आप को बना दिया। इस बदलाव की पहली कड़ी थी भाषा। हालांकि जानवरों में भी अपनी आवाज़ निकालकर एक दूसरे को संवाद करने की शक्ति तो थी और है भी, लेकिन मानव की भाषा में एक अनोखी बात थी जो किसी और जानवर के पास नहीं थी, और वह थी गपशप करने की और कल्पना करने की शक्ति की। हालांकि मनुष्यों ने भी भाषा प्रकृति से ही सीखा, प्रकृति की आवाज़ों को नकल करके। इसलिए शुरुआती लोगों की भाषा को प्राकृति बोला गया। सीखने के बाद वे लोग वर्तमान की बात तो कर ले रहे थे, भूतकाल की भी बात वो कर पा रहे थे और भविष्य की भी प्लानिंग करने लगे थे। संवाद की इस क्रांति ने ही मनुष्यों में ऐसी क्रांतिकारी शक्ति को ईजाद किया जो ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर सकती थी जो असल में है ही नहीं, जो सिर्फ कल्पना में मौजूद है, जैसे भगवान, देश, कंपनी और पैसा इत्यादि। आगे हम इन चीज़ों को भी समझेंगे। बोलने की इस आज़ादी ने मानव जीवन में कल्पना की नई उड़ान को स्थापित किया। अब वे एक साथ मिलकर रहने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे मानव जीवन प्रकृति से जब कृत्रिम की ओर बढ़ा, तब वे लोग हजारों, यहाँ तक कि लाखों या करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर वे काम कर रहे थे। भाषा के माध्यम से वे किसी कॉमन कहानी पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे। उदाहरण के तौर पर आजकल हम देख सकते हैं कि किसी हिंदू पर कहीं पर यदि मुसलमान व्यक्ति से अत्याचार की खबर आती है तो देश के दूसरे हिस्से का हिंदू भी हिंसा या प्रतिक्रिया पर उतारू हो जाता है, जबकि वह उस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं जिस पर अत्याचार हुआ, क्योंकि वे दोनों हिंदू नाम की कहानी पर विश्वास करते हैं। हजारों लाखों लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च के लिए दान स्वेच्छा से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक भगवान की कहानी पर विश्वास करते हैं। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, रिलायंस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी कागज़ पर ही लिखी कुछ कहानियां ही हैं जिन पर करोड़ों लोग यकीन करते हैं। होमो सेपियंस ने दिमाग और भाषा का इस्तेमाल करके धरती के विशाल जानवरों को ख़त्म कर दिया, तो दूसरी तरफ दूसरे इंसानी प्रजातियों को भी ख़त्म कर दिया, जैसे निएंडरथाल और होमो इरेक्टस आदि। इस तरह से होमो सेपियंस की प्रजाति आहार श्रृंखला में छलांग मारकर सबसे ऊपर आ गई। यह सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मनुष्य अब कहानियाँ बना सकता था और उन पर विश्वास कर सकता था। उसने दुनिया जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक प्रकृति के साथ था, प्राकृतिक जीवन जी रहा था, शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन जी रहा था। उनका शिकार करना, कंदमूल निकालना, प्रकृति को बैलेंस करने का सिद्धांत था। वह समय मानव जीवन का स्वर्ण युग था, लेकिन कृत्रिम दुनिया में कदम रखते ही मनुष्य ऐसे जंजाल में फंसता चला गया जहां वह खुशी ढूंढने निकला, लेकिन दुनिया पर राज करने की नीयत से जाने अनजाने में ऐसे रास्ते पर निकल गया जहां वे दुनिया को जीतने का जश्न तो मना सकते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इंसान अब खुश है? आदिवासी प्रकृति के बीच पारंपरिक जीवन जीता है, लेकिन आज के समय की तकनीकों ने हमारे प्राकृतिक जीवन शैली को नीचा दिखाया और जंगली जीवन को ख़त्म करने की कोशिश को विकास कहा। तो अभी हम दुनिया के सबसे बड़े धोखे की बात करने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन सा धोखा था जिसके कारण मानव का संपूर्ण इतिहास बदल गया। मैंने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में हल्की जानकारी दी थी कि हम सभी बहुत बड़े धोखों के बीच में जी रहे हैं। मौजूदा सरकारें अलग अलग तरह की कहानियां हमें परोसती है और हम उन कहानियों पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो हम उस धोखे की बात अब करेंगे जिसने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ले आया।
वह धोखा था कृषि क्रांति का या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का। आगे मैं स्थापित करूंगा कि कृषि क्रांति मानव जीवन की सबसे शुरुआती धोखों में से एक थी। भले ही हमें लगता है कि कृषि क्रांति मानव विकास के क्रम में एक बड़ी छलांग थी, लेकिन इस क्रांति के कारण मनुष्य शिकार के लिए भटकना छोड़ दिया, एक निश्चित जगह पर खेती करने सीखा, आदिवासी जीवन तक के सफ़र के लिए बस्ती बसाए, गांव बसाए और अपना इलाका बसाया जिसे हम टेरिटरी भी कह सकते हैं, और आदिवासी अपने टेरिटरी में रहने लगे। और जब गैर आदिवासी जीवन में आगे बढ़े तब उन्होंने शहर बसाया और उन्होंने तथाकथित रूप से सभ्य जीवन की शुरुआत की। जुवेल नोआ हरारे चुनौती देते हैं कि खेती का विस्तार मानव जीवन के प्रगति का प्रतीक है। ये गलत है, ये बहुत बड़ा धोखा है। वे कहते हैं कि कृषि क्रांति इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था, या ऐसा मकड़जाल था जिसने इंसान फंस तो आसानी से गया लेकिन निकल नहीं पाया। जब तक होमो सेपियंस और हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक के रूप में थे, वे लोग जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे, कंदमूल फल फूल इकट्ठा करते थे। वे हमसे कहीं ज़्यादा स्वस्थ और खुश थे। वे दिन में कुछ ही घंटे कंदमूल या फल फूल या शिकार आदि में समय बिताते थे, बाकी समय आराम करने, खेलने और सामाजिक मेलजोल में बिताते थे। आज भी आदिवासियों में काम करने के बाद आराम करने की वही प्रवृत्ति विद्यमान है। सामाजिक मेलजोल आज भी बहुत जीवंत है। उदाहरण के लिए आदिवासी जीवन में जब भी नाचना गाना होता है तो वह समूह में ही संभव है। अकेले तो शहरों के लोग नाचते और गाते हैं, बाकी लोग उन लोगों को देखते हैं, लेकिन आदिवासियों में सामुदायिक मेलजोल अभी भी बहुत है। अपने पूर्वजों की इसी चरित्र को अपनाने के कारण आज के समय आदिवासियों को अक्सर गैर आदिवासी लोग आलसी के रूप में बोलते हैं, लेकिन हकीकत यही है। इसी कारण से आदिवासियों को ही 70,000 साल पहले के होमो सेपियंस के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उनकी डाइट बहुत विविध थी, जो तरह तरह के फल फूल, कंदमूल, साग और मांस खाते थे, जिससे उन्हें हर तरह के पोषक तत्व मिलते थे। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं थी। आज खाना मिल गया काफ़ी है, कल की कल देखेंगे। उनके पास कोई अस्थायी संपत्ति नहीं थी, इसीलिए कोई चोरी का भय नहीं था। उनका जीवन सरल और तनाव मुक्त था। फिर जंगलों से निकलकर कुछ लोगों ने गेहूं, चावल और मक्के जैसे कुछ पौधों को लगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा। अब खाने के लिए भटकना नहीं होगा, एक ही जगह पर भरपूर अनाज मिलेगा। लेकिन यही वह धोखा था। असल में इंसानों ने धान को नहीं पाला, बल्कि धान ने इंसानों को पालतू बना दिया। सोच कर देखिए कि धान क्या चाहता है। वह चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा फैले, उसके रास्ते के कंकड़ पत्थर साफ हों, उसे दूसरी घास फूस से बचाया जाए, उसे पानी मिले और उसे कीट पतंगों से सुरक्षा मिले। ये सब किसने किया? इंसानों ने। इंसान अब सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने लगा। वो ज़मीन जोतता, बीज बोता, घंटों तक पौधों को पानी देता, जंगली घास को हटाता और फसल की रखवाली करने लगा। इस तरह उसका पूरा जीवन उस धान के पौधे के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी आज़ादी छिन गई। उसकी डाइट अब सिर्फ अनाज पर निर्भर हो गई, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगी। एक ही जगह पर रहने और जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगी। फसल खराब होने का मतलब था भूखमरी और मृत्यु। आबादी तो बहुत अधिक हुई, लेकिन एक औसत किसान का जीवन एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज़्यादा कठिन, तनावपूर्ण और अस्वस्थ था। इस धोखे का सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पर हुआ। पहली बार इंसान भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर फसल कीट पतंगे खा गए तो क्या होगा? अगले साल के लिए बीज को कैसे बचा के रखें? ये चिंताएं हमारे दिमाग में घर कर गई। संपत्ति का कंसेप्ट पैदा हुआ। यह मेरी ज़मीन है, यह मेरा अनाज है। और जहाँ संपत्ति आती है वहाँ असमानता भी आती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो गई और वे राजा बन गए। ज़्यादातर लोग उनकी ज़मीनों पर मजदूरी करने लगे, किसान बन गए। समाज में अलग अलग वर्ग बने, राजा, पुजारी, सैनिक, किसान आदि। इंसानों के बीच शोषण और अन्याय की शुरुआत यहीं से हुई। अब वे एक आरामदायक जाल में फंस चुके थे। आबादी इतनी अधिक हो चुकी थी कि अब वह वापस शिकारी संग्रहकर्ता के जीवन में लौटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। हम ज़्यादा बच्चों को खिलाने के लिए और ज़्यादा अनाज उगाने लगे, और ज़्यादा अनाज उगाने के लिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे। ये एक ऐसा चक्र था जिससे निकलना असंभव था। तो कृषि क्रांति ने हमें भोजन की सुरक्षा नहीं, बल्कि जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, बीमारियां और सामाजिक असमानता दी। हमने आज़ादी खोकर गुलामी को चुना। यह एक ऐसा सौदा था जो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में बहुत महंगा साबित हुआ।
अब सवाल ये उठता है कि जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो समाज में शांति व्यवस्था की चुनौती आई। इन लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे लाया जाए, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यहीं पर इंसानों ने 3 ऐसे ज़बरदस्त काल्पनिक आविष्कार किए जिन्होंने हमें एक दूसरे से मिलाया और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की नींव रखी। कृषि क्रांति के बाद आदिवासी गांव बसे, फिर इंसानों की बस्तियां गांव से शहरों और फिर राज्यों में बदलने लगी। अब लाखों करोड़ों लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन एक विशाल समस्या खड़ी हो गई। कितने सारे अजनबियों को एक साथ कैसे रखा जाए, उनमें एकता कैसे बनाई जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए कि वे सब ठीक है और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंसानियत ने 3 बहुत ही शक्तिशाली काल्पनिक व्यवस्थाएं बनाई। ये ऐसी कहानियां थी जिन पर सब ने विश्वास किया और इन्हीं की वजह से आज की दुनिया का ढांचा तैयार हुआ। ये 3 एकीकरण करता थे: पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसे से पहले की दुनिया वस्तु विनिमय की थी, एक दूसरे से सामान अदला बदली करने की थी, क्योंकि हम पहले ही भाषा सीख चुके थे और अपनी कल्पनाओं से चिंताओं को भी उजागर करने लगे थे। तो सवाल यह उठा कि मेरे पास का जो सामान है, क्या दूसरे पास का सामान भी उसी कीमत का है, या जिस समय मुझे सामान की ज़रूरत है और विनिमय के लिए वह सामान उस समय हो ही या ना भी हो। इसी समस्या को सुलझाने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। यह कागज़ का एक टुकड़ा या धातु का सिक्का के रूप में सिर्फ नहीं आया, बल्कि पैसा असल में भरोसे की एक प्रणाली है। यह एक कहानी है जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरे हाथ में जो 500 रुपये का नोट है, उसे कोई भी दुकानदार लेकर मुझे उसके बदले सामान दे देगा। वो दुकानदार उस नोट को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई और भी उस नोट को स्वीकार कर लेगा। यह भरोसे का एक अंतहीन चक्र है। पैसे की सबसे विशाल ताकत यह है कि यह सार्वभौमिक है, या किसी धर्म, जाति या देश को नहीं मानता। एक ईसाई और एक मुसलमान भले ही धार्मिक मान्यताओं पर संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वे दोनों डॉलर या रुपया को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। पैसा ही एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर लगभग हर इंसान विश्वास करता है। इसने व्यापार को आसान बनाया, शहरों को मिलाया और एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने हमें अजनबियों पर भरोसा करना सिखाया। ये मानवता का सबसे सफल एकीकरण करता है। यह एक ऐसी काल्पनिक सच्चाई है जिसके बिना हमारी आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। दूसरा महान एकीकरण करता था साम्राज्य। साम्राज्यों का निर्माण हिंसा और विजय से हुआ था, लेकिन उनका एक और पहलू भी था। साम्राज्यों ने करोड़ों लोगों को एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे ला दिया। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों के लोगों को एक समान कानून, एक समान भाषा और एक समान पहचान देने की कोशिश की। जैसे रोमन साम्राज्य ने पूरे यूरोप और मध्य एशिया को एक कर दिया था। मौर्य और मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल हिस्से को एक शासन के तहत लाया। इन साम्राज्यों की वजह से विचार, तकनीक और संस्कृति बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह फैली। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां लगभग हर देश में एक जैसी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था है, देखा जाए तो इसका मूल इन्हीं पुराने साम्राज्यों में है। इस व्यवस्था में हम और वो की दीवारों को हटाया और एक विशाल, एक ज़्यादा एकीकृत हम की भावना पैदा करने की कोशिश की। तीसरा और सबसे शक्तिशाली एकीकरण करता था धर्म। धर्म ने पैसे और साम्राज्य से भी ज़्यादा एक कदम आगे जाकर काम किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक और लौकिक व्यवस्था का विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें कुछ नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए जो इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने बनाए हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे सार्वभौमिक धर्मों ने यह संदेश दिया कि उनकी सच्चाई किसी एक देश या जाति के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इन धर्मों ने करोड़ों अजनबियों को भाईचारे के रिश्ते में बांध दिया। एक ऑस्ट्रेलिया का ईसाई न्यूजीलैंड के किसी ईसाई को अपना भाई समझ सकता था जिसे वो कभी मिला भी नहीं, क्योंकि वे दोनों एक ही ईश्वर और एक ही कहानी में विश्वास करते थे। धर्मों ने लोगों को एक साझा पहचान और जीवन का साझा मकसद दिया। तो एक तरह से पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन 3 विशाल कहानियों ने मिलकर बिखरी हुई इंसानियत को एक साथ पिरोने का काम किया। इन्होंने हमें ग्लोबल समाज में बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लगभग 1000 साल पहले एक और क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने इन तीनों की शक्ति को कई गुना और अधिक कर दिया। इंसान को प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जीव से सीधे भगवान बनने के रास्ते पर खड़ा कर दिया। क्रांति थी वैज्ञानिक क्रांति।
तो पिछले हजारों सालों से इंसान पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी कहानियों के सहारे जी रहा था। दुनिया के सारे अहम सवालों का जवाब धार्मिक किताबों में मौजूद माने जाते थे। अगर किसी को कुछ जानना होता तो वे किसी ज्ञानी, पंडित या पादरी के पास जाता और वह उसे पवित्र ग्रंथों से जवाब देता। यह माना जाता था कि जो कुछ भी जानने लायक है वह पहले ही लिखा जा चुका है। ज्ञान का स्रोत अतीत में है। लेकिन लगभग 1000 साल पहले यूरोप में एक नई और क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। यह सोच बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। वह सोच थी, हमें नहीं पता। यही वो पल था जब वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। इंसान ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। हमने यह माना कि हम ब्रह्मांड के बारे में, अपने शरीर के बारे में और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं वह भी गलत हो सकता है। यह स्वीकारोक्ति ही वैज्ञानिक क्रांति का आधार बना। जब आपने मान लिया कि आप नहीं जानते, तभी आप जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान ने कहा कि ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अवलोकन और प्रयोग में है। दुनिया को देखो, उस पर सवाल उठाओ, प्रयोग करो, गणना का इस्तेमाल करो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। और वो नतीजा भी अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है कल कोई नया सबूत मिले और आपकी थ्योरी गलत साबित हो जाए। इस सोच ने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे। डार्विन ने बताया कि हम बंदरों के वंशज हैं और अपने समय और स्थान के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल दिया। अचानक इंसानियत एक अविश्वसनीय गति से ज्ञान अर्जित करने लगी। हमने सूक्ष्म जीवों की दुनिया खोजी, हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना शुरू किया और हमने अपने ही शरीर के अंदर की जटिल मशीनरी को जानना शुरू किया। लेकिन विज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं था, ये शक्ति के बारे में भी था। जल्द ही शासन को और व्यापारियों को समझ आ गया कि वैज्ञानिक ज्ञान हमें असीम शक्ति दे सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को पैसा देना शुरू कर दिया। इस नए रिश्ते ने एक शक्तिशाली चक्र बनाया। विज्ञान ने नई तकनीक को जन्म दिया। तकनीक ने साम्राज्यों और व्यापारियों को और ज़्यादा शक्ति दी। उस शक्ति से मिले पैसे को वापस विज्ञान में लगाया गया। विज्ञान, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का एक अटूट संबंध बन गया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज में निकला तो उसे स्पेन की रानी ने पैसा दिया था। उसके जहाज़ों पर वैज्ञानिकों और नक्शा बनाने वालों की टीम होती थी। कैप्टन कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसके साथ भी वैज्ञानिक थे। साम्राज्य का विस्तार अब सिर्फ ज़मीन जीतना नहीं रह गया था, यह ज्ञान जीतना भी बन गया था। इस क्रांति ने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पिछले 200 सालों में जो बदलाव हुए हैं वे पिछले 2000 सालों में भी नहीं हुए थे। औद्योगिक क्रांति ने हमें भाप और बिजली की शक्ति दी। हमने कारें और हवाई जहाज़ बनाए। मेडिकल साइंस ने हमें एंटीबायोटिक्स पर टीके दिए, जिससे हमारी औसत उम्र दुगुनी से ज़्यादा हो गई। हमने चेचक और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों को ख़त्म कर दिया। हमने परमाणु की शक्ति को खोला, जिससे हम शहर बना भी सकते हैं और उन्हें एक पल में मिटा भी सकते हैं। हम चांद पर पहुंच गए। आज हम अपने मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया से संपर्क बना सकते हैं। यह सब वैज्ञानिक क्रांति की देन है। हमने प्रकृति के नियमों को एक एक करके समाप्त किया और ऐसी शक्तियाँ हासिल कर ली जो पहले सिर्फ देवी देवताओं के पास मानी जाती थी। हम एक अभूतपूर्व शक्ति के शिखर पर मौजूद हैं। हमने भूख, बीमारी और युद्ध को काफ़ी हद तक काबू कर लिया। आज दुनिया में ज़्यादा लोग मोटापे से मरते हैं, भुखमरी से नहीं। संक्रामक रोगों से ज़्यादा लोग आत्महत्या से मरते हैं। युद्ध में भी लोग उतने नहीं मारे जाते। यह सब इंसानियत की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इस शक्ति की कीमत भी चुकानी पड़ी है। हमने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहता है। और सबसे अहम सवाल, क्या यह सारी तरह की शक्तियाँ हमें खुश कर पाई, या हम सिर्फ एक बेचैन प्रजाति बनकर रह गए? अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद इंसान को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। हम होमो सेपियंस के अंत और एक नई प्रजाति की शुरुआत की दहलीज पर मौजूद हैं। वह भविष्य कैसा होगा? क्या हम भगवान बनेंगे या हम अपने ही बनाए खेल में खुद को नष्ट कर देंगे? हमने 70,000 साल का एक लंबा सफ़र तय किया है। एक मामूली से अफ्रीकी जानवर से लेकर आज हम इस ग्रह के निर्विवाद शासक बन चुके हैं। हमने दूसरे इंसानों को ख़त्म किया, विशाल जानवरों का सफाया किया और अब हम प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे रहे हैं। हम जानवर से भगवान तक बन गए। लेकिन इस कहानी का अंत क्या है? युवल नोआ हरारे की किताब सेपियंस हमें भविष्य के कुछ संभावित रास्ते दिखाते हैं जो रोमांचक भी हैं और डरावने भी।
हम उस बिंदु पर मौजूद है जहां होमो सेपियंस का इतिहास ख़त्म हो सकता है और किसी बिल्कुल नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। पहला रास्ता है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए खुद होमो सेपियंस के दिमाग को बदलना। उसी तरह का काम कह सकते हैं कि अभी तक हम अपने औजारों को बदलते आए हैं, लेकिन अब हम खुद को ही बदलने की कगार पर हैं। हम ऐसे इंसान बना सकते हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा मजबूत हो, जिनकी याददाश्त कभी कम ना हो और जो कभी बूढ़े ना हो। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इसकी भी कल्पना कर सकते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करवाकर सुपर ह्यूमन का निर्माण कर सकते हैं, जबकि गरीब लोग साधारण इंसान ही रह जाएंगे। यह एक ऐसी खाई पैदा कर देगा जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये अब सिर्फ अमीर और गरीब का फासला नहीं होगा, अब ये दो अलग अलग प्रजातियों का फासला होगा। दूसरा रास्ता है साइबर इंजीनियरिंग का, यानी इंसानी शरीर को मशीनी पुर्जों के साथ मिलाना। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। हम कानों की मशीनों को आर्टिफिशियल हाथ पैर और पेसमेकर इत्यादि तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये और आगे जाएगा। हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर और इंटरनेट से मिला सकते हैं। हम अपनी यादें क्लाउड पर स्टोरेज कर सकते हैं। हम अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में या किसी रोबोट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम एक तरह से अमर हो सकते हैं, लेकिन तब इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या वो शक्ति जिसकी आधी बॉडी मशीन की है, जिसका दिमाग इंटरनेट से संबंधित है, उसे भी इंसान माना जाएगा? हमारी पहचान, हमारी आत्मा का क्या होगा? यह सवाल हमें हमारी इंसानियत के मूल पर ही सोचने को मजबूर करते हैं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है जीवन का निर्माण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक ऐसी चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जैविक नहीं है, जो कार्बन पर आधारित नहीं है। एक ऐसी बुद्धि है जो सिलिकॉन से बनी है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये 4 अरब साल के जीवन के इतिहास की सबसे विशाल घटना होगी। अभी तक जीवन जैविक नियमों में बंधा हुआ था, लेकिन एक सच्ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी सीमाओं से आज़ाद होगी। वो खुद को अपनी मर्जी से बदल सकती है, अपनी बुद्धि को असीमित रूप से अधिक कर सकती है। और एक बार जब ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बन गई तो होमो सेपियंस का क्या होगा? क्या हम उसके पालतू जानवर बनकर रह जाएंगे, जैसे आज हम गाय भैंस इत्यादि पालतू जानवर रखते हैं, या वह हमें एक बेकार और अप्रासंगिक प्रजाति समझकर ख़त्म कर देगी? इन सभी संभावनाओं के बीच हरारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। हम ये सब शक्तियाँ तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या एक औसत इंसान आज एक शिकारी संग्राहक से ज़्यादा खुश है? सारे आंकड़े और रिसर्च बताते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने बाहरी दुनिया में तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी खुशी का स्तर शायद वैसा नहीं है जो पहले था। हम दुनिया को बदलने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जानते हम क्या चाहते हैं। हमें यह नहीं पता कि हम क्या बनना चाहते हैं या हम क्या चाहना चाहते हैं। हमारे पास बनाने और मिटाने की भगवान जैसी शक्ति है, लेकिन हमारी इच्छाएं और भावनाएं अभी भी पाषाण युग के जानवरों जैसी है। हम एक गैर जिम्मेदार भगवान हैं जो यह नहीं जानता कि उसे अपनी शक्ति का क्या करना है, और उससे ज़्यादा खतरनाक क्या ही होगा बताइए। हम इतिहास के सबसे अहम चौराहे पर मौजूद है और हमारा अगला कदम ही तय करेगा कि इंसानियत की यह अद्भुत कहानी एक शानदार भविष्य में जाएगी या अपने ही अंत की पटकथा लिखेगी। हमने देखा कि कैसे 70,000 साल पहले एक संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें कहानियाँ गढ़ने की शक्ति दी। फिर कैसे कृषि क्रांति के धोखे ने हमें एक जगह बांध दिया और समाज में असमानता पैदा किया। हमने जाना कि कैसे पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी काल्पनिक कहानियों ने हमें एक साथ मिलाया, और फिर कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने हमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने और भगवान जैसे शक्तियाँ हासिल करने का रास्ता दिखाया। और अंत में हम भविष्य के उस दरवाजे पर मौजूद हैं जहां हम खुद अपनी प्रजाति का अंत करके कुछ नया बना सकते हैं। हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ उन कहानियों पर टिका है जिन पर हम सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। ये जानकर आपको आज़ादी मिल सकती है और आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें आपको अटल सच्चाई लगती है वो शायद सिर्फ एक कहानी है और कहानियों को बदला जा सकता है। तो मुझे भी लगता है कि आपको भी युवल नोआ हरारे की सेपियंस ज़रूर पढ़नी चाहिए और मनुष्य के रहस्यों को उजागर करते विचारधारा को समझना चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।